Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and today we are taking a new topic which is what मेंडेलियन डिसऑर्डर। इससे पहले हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि म्यूटेशन किस तरह का होता है। हमने दो तरह के म्यूटेशन के बारे में पढ़ा, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर आपने मेरी वीडियोस वो अभी तक नहीं देखी है, यू कैन वॉच दोज वीडियोस एंड आपको उससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, डिसऑर्डर्स भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर या कौन कौन सी बीमारियाँ जनरेट होती हैं। ठीक है, अगर म्यूटेशन दो तरह का, जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो डिसऑर्डर भी दो तरह के हो गए। एक तो हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक दूसरा हो गया दैट इज व्हाट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो मेंडेलियन, अभी तो हम मेंडेलियन डिसऑर्डर ही देख रहे हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिर्फ क्या होता है, जीन से रिलेटेड अगर डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, मतलब जीन में कोई म्यूटेशन या जीन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दैट कम्स अंडर दी मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरह का है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। वन इज व्हाट, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, उसमें पर्टिकुलर क्या क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। उसके पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन से क्रोमोसोम में डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है और क्या क्या इसके सिम्टम्स हो रहे हैं। एक और चीज़, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक में अगर आपको पता होगा डिफरेंस, अगेन आई एम टेलिंग, ऑटोसोमल यानी कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यू नो इट वेरी वेल, 23 पेयर्स, उसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ओके, एंड द वन पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऑटोसोम्स का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है, उसके अलावा हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट जो होता है दैट डिपेंड्स, और या पूरी बॉडी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट डिपेंड्स ऑन दीज 22 क्रोमोसोम्स, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। इसमें कौन सी सेल्स पार्टिसिपेट करती है, सोमैटिक सेल्स पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन सी सेल, सोमैटिक सेल्स पार्टिसिपेट करती है। जबकि सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, दैट वन पेयर जो पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिस्टम है, उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मेल एंड फीमेलनेस, मतलब सेक्स जो उसका डिसाइड होता है वो इस सेक्स क्रोमोसोम से ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये किस सेल्स में होता है, ये सेक्स सेल्स में। ठीक है, सेक्स सेल्स या फिर उसको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, जर्म सेल्स। तो इस तरह में जर्म सेल्स में ये वाले क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ऑटोसोम से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो डिसऑर्डर है ऑटोसोम से रिलेटेड, दैट इज व्हाट, सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत फेमस डिसऑर्डर है। ओके, सो लेट्स टेक सिकल शेप्ड एनीमिया। ओके, एनीमिया से मतलब क्या होता है, एनीमिया इज रिलेटेड टू ब्लड। ब्लड में क्या होता है, अगर एरिथ्रोसाइट्स, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आरबीसीज, आरबीसीज की कमी हो जाती है। एक तरह से हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली किसकी कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो वो पर्सन क्या बन जाता है, एनीमिक पर्सन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आरबीसीज जो है वो कैसी हो रही है, सिकल शेप्ड, मतलब उसका जो एक्चुअल शेप है आरबीसी का वो चेंज होकर वो बिल्कुल श्रिंक हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। चलो हम पॉइंट वाइज इसकी बात करते हैं। सबसे पहले सिकल शेप जो एनीमिया डिसऑर्डर है, ये कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अभी तक आपको आइडिया होगा कि रेसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है। रेसेसिव डिसऑर्डर है तो यानी कि अगर इसको एक्सप्रेस होना है तो इसको किस कंडीशन में प्रेजेंट होना जरूरी है, होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस में होगा तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा, सिर्फ कैसे एक्ट करेगा, ये कैरियर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। ओके, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये कौन से वाले क्रोमोसोम पे होता है, दैट प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा याद रखना, कौन कौन से डिसऑर्डर कौन से क्रोमोसोम्स पे होते हैं। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा नीट में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, 11 क्रोमोसोम पे। ठीक है, अब इसमें होता क्या एग्जैक्टली कि हम अगर एरिथ्रोसाइट की बात करें तो उसमें अल्टीमेटली किस पे अफेक्ट हो रहा है, हीमोग्लोबिन पे। तो मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रही हूँ कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन को मैं इस तरह से शो कर रही हूँ। हीमोग्लोबिन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसा बन जाता है, सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन बन जाता है।
जाता है, ठीक है, क्यों बन जाता है, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस वन कि ये क्यों बन जाता है। एक्चुअली आपको पता है कि जब वो पूरे जीन का एक्सप्रेशन होता है तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो वहाँ पर एक्चुअली जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, जो आरबीसीज होती हैं, उसमें 2 चेन होती है, अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है, 2 चेन का बना होता है अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन। उसमें से बीटा ग्लोबिन जो चेन होती है उसमें 6th पोजीशन पे, इसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिन जो प्रेजेंट होता है उसकी जगह क्या आ जाता है, उसकी जगह ये किससे रिप्लेस हो जाता है, वैलीन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। मैं इसको एक डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ये चेन क्या है। सी दिस इज व्हाट, डीएनए लेवल, देन एमआरएनए लेवल एंड देन प्रोटीन लेवल, ठीक है। नॉर्मली मतलब कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CTC, और इसके अगेंस्ट में क्या आएगा, GAG, ठीक है। एमआरएनए में इस पे क्या आएगा, CTC के अगेंस्ट अगेन GAG, और इससे क्या कोड हो रहा है, प्रोटीन, दैट इज द ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड। फिर उसका ये है कि फर्स्ट पोजीशन, देन सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 5th एंड 6th, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, वैलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन एंड देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्लूटामिक, ठीक है, ग्लूटामिन। ये तो नॉर्मल है। अगर ये सिकल शेप्ड हुआ, अगर ये सिकल शेप्ड हुआ यानी हीमोग्लोबिन पे सिकल शेप्ड होता है तो हम उसको S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया, A आ गया, CAC, क्या बन गया, GTG। तो इसमें क्या कोड हुआ एमआरएनए लेवल पे, अगेन CAC, और सॉरी इसमें एमआरएनए लेवल पे क्या कोड हुआ, GTG, और इससे क्या बन रहा है यहाँ पर, अब वैलिन बन रहा है। यानी कि अगर मैं वापस इसकी बीटा ग्लोबिन चेन को लिखूं तो क्या होगा कि ये फर्स्ट तो सेम रहेंगे, वैलिन रहेगा, यहाँ पे हिस्टिडिन रहेगा, यहाँ पे ल्यूसिन, देन थ्रियोनिन, देन प्रोलिन, बट नाउ अब यहाँ पे क्या आ गया, वैलिन आ गया, ठीक है। और इस वैलिन के आने से ही पूरा प्रोटीन जो है वो डिफरेंट हो गया, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन या आरबीसीज है वो सिकल शेप्ड हो जाती है, ठीक। बट इसमें क्या होता है, एक इसमें खास चीज़ होती है कि ये वाला जो डिसऑर्डर है वो क्या शो करता है, कोडोमिनेंस शो करता है। मतलब कि इसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और जो सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन है वो दोनों ही आरबीसीज में एक्सप्रेस होते हैं, दोनों ही अपना इक्वल एक्सप्रेशन करते हैं। तो फिर डिसऑर्डर कब होता है, तो डिजीज कब होती है, जब यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो क्या होता है, जो नॉर्मल आरबीसीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिकल शेप्ड में। यानी कि ये नॉर्मल आरबीसीज है और ये क्या हो गई, ऐसे सिकल शेप्ड आरबीसीज में कन्वर्ट होगी अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस। और ऑक्सीजन स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, ठीक है। या फिर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाना, यानी कि माउंटेन्स पे जाने से आपका ऑक्सीजन स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी नॉर्मल आरबीसी, मतलब कि अभी तक तो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अगर आप में ये डिसऑर्डर है, आपके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ गया है, तो आप नॉर्मल लाइफ तो जियोगे, बट जैसे ही ऑक्सीजन स्ट्रेस क्रिएट होगा आपका आरबीसी किस में क्रिएट हो जाए, कन्वर्ट हो जाएगी, सिकल शेप्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है। और ये क्या होता है, ये सिकल शेप में कन्वर्ट होते ही ये आरबीसीज का क्या होता है, कोई रोल नहीं हो पाता, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, बिकॉज ऑफ सिकल शेप, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो नहीं हो पाती है, उसमें से जा नहीं पाती, और उसकी वजह से जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स है उनको ब्लड सप्लाई नहीं होता, और उस वजह से उन सबका ऑर्गन का जो वर्किंग है वो अफेक्ट होता है, और अल्टीमेटली पर्सन मे गेट डाई, ठीक है। बट एक इसका प्लस पॉइंट है, एक इसका प्लस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है कि जो अगर मलेरिया पर्सन, अगर किसी पर्सन को मलेरिया होगा तो इस वाले पर्सन को, इस डिसऑर्डर वाले पर्सन को ये मलेरिया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मलेरिया के लिए जो भी मस्कीटो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये आरबीसीज पे ही फीड करता है, मतलब इसी ब्लड को सक करता है और इसी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। बट अगर आरबीसी सिकल शेप्ड होगी तो उसको अपना फीड भी नहीं कर पाएगा उस पर, एज वेल एज वो इसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा भी नहीं पाएगा। तो यानी कि मॉस्किटो, मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो इसके अंदर डेवलप नहीं हो पाएंगे, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे पर्सन को मलेरिया नहीं होगा। दिस इज द
प्लस पॉइंट फॉर दी सिकल शेप्ड एनेमिक पर्सन, ठीक है। ओके, ना वन मोर थिंग, क्या होता है कि जो बिकॉज ये रेसेसिव ट्रेट है, तो मैंने आपको बताया कि अगर इसको एक्सप्रेस होना है फुली फॉर्म में तो ये क्या होगा, ये होमोजाइगस स्टेट में होना चाहिए। यानी कि अगर होमोजाइगस स्टेट में है तो नॉर्मल सिचुएशन में भी, मतलब कि कोई ऑक्सीजन स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन स्ट्रेस नहीं है, फिर भी सारी आरबीसीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिकल शेप्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर वो हेट्रोजाइगस स्टेट है तो जब कभी भी ऑक्सीजन स्ट्रेस क्रिएट होगा तब वो आरबीसीज किस में कन्वर्ट होगी, सिकल शेप में। तो मतलब एक पर्सन के अंदर, इस डिसऑर्डर वाले पर्सन के अंदर नॉर्मल एज वेल एज सिकल शेप दोनों तरह की आरबीसीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए अभी हम केस देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको एक सिचुएशन देते हैं, उसमें क्रॉस करवाते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर एक फादर और एक मदर दोनों को क्रॉस कराया, ठीक है, मतलब दोनों में मीटिंग कराई, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये दोनों ही कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब कि हेट्रोजाइगस स्टेट है। सिकल शेप के लिए हेट्रोजाइगस, तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ एक तो नॉर्मल अलील है और एक हेट्रोजाइगस, एक सिकल शेप्ड अलील है। यहाँ पे भी नॉर्मल अलील, एक सिकल शेप। तो अब इसके अगर बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उसमें ये ट्रेट प्रेजेंट होगा, ये डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इसमें दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक होगा नॉर्मल गैमीट और एक सिकल शेप्ड वन। ऐसा ही सेम इसी में होगा, नॉर्मल गैमीट और एक कैसा होगा, सिकल शेप्ड, ठीक है। अब मैं इनकी क्रॉसिंग कराती हूँ और इसका वही पुनेट स्क्वायर बनाया और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नॉर्मल अलील, सिकल शेप्ड अलील, अगेन नॉर्मल अलील एंड सिकल शेप्ड। अब पहले ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। दिस पर्सन इज टोटली नॉर्मल। हेयर दिस पर्सन हैज़ one allele is normal, one is sickle shaped. Again I will cross this one, तो ये भी क्या हो गया, एक नॉर्मल हुआ और एक सिकल शेप्ड। और ये पर्सन क्या होगा, ये वाला चिल्ड्रन क्या होगा, टोटली सिकल शेप्ड। तो one children is normal, two children act as a carrier, ठीक है, एंड वन चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड, टोटली अफेक्टेड। नॉर्मल कंडीशन में भी उसकी सारी आरबीसीज सिकल शेप्ड होगी, तो ये वाला चिल्ड्रन तो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सब सिनेरियोज होंगे अगर वो डिसऑर्डर सिकल शेप डिसऑर्डर है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सेकंड डिसऑर्डर कौन सा वाला है, जो कि बहुत फेमस है, थैलासीमिया, ठीक है। प्रीवियस डिसऑर्डर जो सिकल शेप्ड है उसमें आरबीसीज का शेप चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, आरबीसीज का लाइसिस होता है, ठीक है। आरबीसीज डाई होना शुरू होती है, जल्दी जल्दी उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पर्सन क्या होता है, इसमें भी एनीमिक हो जाता है, इसमें भी एनीमिक हो जाता है। क्या होता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आरबीसीज में दो चेन होती है, अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन, ठीक है। इनमें से किसी चेन का प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। किसी भी एक चेन का प्रोडक्शन अगर अफेक्ट होगा तो दूसरी चेन का प्रोडक्शन ओवर लगेगा, हमें ओवर प्रोडक्शन क्रिएट होगा, और उसकी वजह से जो ओवर प्रोडक्शन वाली जो चेन है वो क्या होती है, अपने आप को इनसॉल्युबल होती है और प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली लाइसिस होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से ही एनीमिक कंडीशन क्रिएट होती है। तो किस वाले ग्लोबिन चेन पर प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, उसके बेसिस पे दो तरह का होता है। वन इज व्हाट, अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अल्फा जो चेन है उसका प्रोडक्शन क्या होता है, इसका प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है, यानी कि इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, लेस हो गया। जैसे ही इसका प्रोडक्शन लेस हुआ, बीटा चेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, ठीक है, मोर हो गया, और उसकी वजह से बीटा चेन क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शन होता है, बिकॉज ये इनसॉल्युबल होती है एंड दे स्टार्ट गेटिंग प्रेसिपिटेटेड, और उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली दे गेट लाइट्स, तो इनका लाइसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। मेन चीजेस इसमें नोटिस करने की है कि अल्फा चेन कहाँ पे, इसकी क्रोमोसोम नंबर किस पे होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 16, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, वेयर एज बीटा थैलेसीमिया इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। वही बीटा थैलेसीमिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलेसीमिया
ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है, मेक नोट इट, ओके। ना इसमें क्या होता है, बीटा चेन का प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, मतलब कि बीटा चेन क्या हो जाता है, इसका प्रोडक्शन लेस होता है, तो अल्फा चेन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और अल्टीमेटली वो क्या होती है, प्रेसिपिटेट होती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, और अल्टीमेटली उनका लाइसिस शुरू हो जाता है और पर्सन एनेमिक हो जाता है। यस, वन मोर थिंग अबाउट थैलेसीमिया, ये क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो आपको पता है ऑलरेडी, अगर ये होमोजाइगस स्टेट हुआ, यानी कि अगर दोनों ही एलील आपके डिसऑर्डर वाले हैं, मतलब रिसेसिव है, होमोजाइगस स्टेट है, तो पर्सन बहुत जल्दी इसमें डाइज हो जाता है, पर्सन दे गेट डाई। और अगर हेट्रोजाइगस है मतलब एक तो नॉर्मल अलील है उसमें और एक क्या है, अफेक्टेड अलील है, तो पर्सन को क्या होता है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है जिससे कि वो सर्वाइव कर सके, बट फिर भी वो पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट थैलेसीमिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। तो नेक्स्ट थर्ड वन आपका आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सब क्या ले रही हूँ मैं, ऑटोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है, ध्यान रखना। तो थर्ड वाला कैटेगरी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसऑर्डर कौन से क्रोमोसोम पे क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है क्रोमोसोम नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। तो कौन से क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करता है। बट इस डिजीज में इस क्रोमोसोम पे ये जीन जो है वो अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, देयर इज अ ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि कंट्रोल उसका खत्म हो जाता है, सो देयर इज अ ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, ठीक है, म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एज वेल एज सोडियम इन स्वेट, ठीक है। सोडियम जो है वो बहुत ही एक डेलिकेट इक्विलिब्रियम होता है हमारी बॉडी में, सोडियम का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही सोडियम डिस्टर्ब होता है हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो म्यूकस एंड सोडियम जो है ये इन सबका क्या हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से वे किसको अफेक्ट करते हैं, दे अफेक्ट सम एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल स्किन ग्लैंड, ठीक है, ये इसके अलावा ये किसको, लिवर को भी अफेक्ट करता है, ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है, एंड पेनक्रियास, ये सब ऑर्गन्स को ये क्या करता है, अफेक्ट होना शुरू करता है। कैसे कर सकता है, जैसे कि इसमें तो स्वेट में एक्सेस सोडियम प्रोड्यूस होगा। लिवर में ये क्या करता है, लिवर में ये सिरोसिस डिजीज कॉज करता है, ठीक है। लंग्स में कैसे इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन होगा तो क्या डिफिकल्टी होगी, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या हो जाता है, ब्रीदिंग का इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज पेनक्रियाज। तो इसमें क्या होता है, पेनक्रियाज का रोल क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करना। तो पैनक्रिएटिक जूस का जो सिक्रेशन है वो भी क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, इसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट होने की वजह से पर्सन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उसके सारे ऑर्गन्स हैं वो सही से काम नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है। क्या होता होगा इसमें बस हम मेन पॉइंट की बात करेंगे। क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 21 एंड क्रोमोसोम नंबर 19, ठीक है। मेन इसमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, जो मेमोरी है, मेमोरी इसकी अफेक्ट होती है, ठीक है, यानी मेंटल डिसऑर्डर भी क्रिएट होता है, यानी मेमोरी आपकी शार्प नहीं रहती। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, देयर इज अ ट्रेमलिंग इन द हैंड, ट्रेमलिंग इन हैंड, मतलब कि हाथ जो है आपके कांपते हैं, हैंड्स दे जस्ट शेक, दैट इज कॉल्ड द अल्जाइमर डिजीज। एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। बट इसका एक मेन चीज थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ठीक है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है, मायोटोनिक, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, ये मसल्स से रिलेटेड है। तो मसल्स का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होता, तो देयर इज अ एट्रोपी
एट्रोपी ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स जो है उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं रहता है, दे स्टार्ट गेटिंग डाई, उनका जो स्ट्रक्चर है दे ऑल गेट इम्पेयर्ड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, जो मेन डिसऑर्डर है मैं उनके बारे में बात कर रही थी। अगर आपको इनमें से किसी भी डिसऑर्डर के बारे में कोई भी क्वेरी है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर क्वेरीज। एंड इफ यू रियली like this video, please hit the like button and subscribe and share this channel. So thank you so much guys for watching this video. Thanks.